नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइसेम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस क्रम में हम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ एक लेक्चर सीरीज लेके चल रहा था भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर, और उस लेक्चर सीरीज में हमने भारतीय संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनके बारे में समझा था, उनके बारे में अध्ययन किया था। और इससे पहले जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था डीपीएसपी पर, उसमें हमने बहुत ही अवधारणात्मक स्तर पर, कंसेप्चुअल स्तर पर हमने डीपीएसपी को समझा था और हमने देखा था कि डीपीएसपी का अर्थ क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स से उनके क्या संबंध होते हैं, फंडामेंटल राइट्स से उनमें क्या अंतर होता है, इन सारे बिंदुओं को समझा था। और आज हम, चूंकि पिछले लेक्चर में हमने अवधारणा के स्तर पर बात की थी डीपीएसपी की, और आज हम बिल्कुल फैक्ट के स्तर पर बात करेंगे, तथ्य के आधार पर बात करेंगे, संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो डीपीएसपी है उसमें क्या लिखा हुआ है और हर एक अनुच्छेद को बहुत ही विस्तृत और व्यापक स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीपीएसपी है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक लिखे गए हैं। तो अब देखिए 36 से 51 जो अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों के बारे में हम बात करेंगे, एक एक अनुच्छेद को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे अनुच्छेद हैं, क्या लिखा है, कैसे उनका हर एक अनुच्छेद की भाषा क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, हम इस सब के बारे में आज बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि डीपीएसपी कहाँ लिखे हुए हैं, डीपीएसपी जो लिखे गए हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखे गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक लिखे गए हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद आर्टिकल 37 में क्या लिखा गया है। हम पहले इन दो आर्टिकल्स और अनुच्छेद को समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद आगे के अनुच्छेद देखेंगे। तो अनुच्छेद 36 जो है वो कह रहा है कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा दे रहा है, स्टेट की परिभाषा दे रहा है। और अनुच्छेद 36 कह रहा है कि राज्य वही होगा जो कि आर्टिकल 12 में लिखा गया है। जब हमने मूल अधिकारों को पढ़ा था, मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा था, तो वहाँ अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा आई थी और उसमें क्या आया था कि संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें, सरकार के प्राधिकरण हैं, और साथ ही जो ऐसे राज्य, ऐसे निजी संस्थाएं जो राज्य के संदर्भ में कार्य कर रही हैं, उन्हें राज्य के अंतर्गत रखा था। तो आर्टिकल 36 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा क्या है, डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा वही होगी जो कि अनुच्छेद 12 में लिखी गई है। तो ये राज्य के बारे में बता रहा है हमें। ठीक है, और आर्टिकल 37 क्या कह रहा है, आर्टिकल 37 कह रहा है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, परिवर्तनीय नहीं है, परंतु राज्य नीति निर्माण के समय डीपीएसपी का ध्यान रखेगा। ठीक है, आर्टिकल 37 कह रहा है कि जो डीपीएसपी है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, वह अपनी प्रकृति में, अपनी नेचर में न्यायोचित, जस्टिसेबल नहीं है, वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है, न्यायालय में परिवर्तनीय, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप इन पॉइंट्स को लेकर, इन आर्टिकल्स को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय से आप इनको इन्फोर्समेंट इनका नहीं करा सकते हैं। तो मान लीजिए कभी ऐसे आ जाता है, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि मूल अधिकार न्यायोचित हैं, डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है, कभी इस वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है कि मूल अधिकार न्यायालय से परिवर्तनीय है। तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि न्यायालय में परिवर्तनीय होना या न्यायोचित होना एक ही बात होती है। तो मूल अधिकार न्यायालय से परिवर्तनीय है, मतलब कि न्यायालय से उन्हें लागू कराया जा सकता है और न्यायालय उन्हें लागू कर सकता है। लेकिन जैसे कल हमने बड़ा डिस्कस किया था, इस बात पे बहुत व्यापक स्तर पे समझा था कि डीपीएसपी को न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता है, हम डीपीएसपी को लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ये बात कौन कह रहा है, ये बात कह रहा है आर्टिकल 37 कह रहा है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात कि डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है। साथ ही ये कह रहा है कि यह मान लेते हैं कि डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है, तो इसका यह आशय नहीं है कि डीपीएसपी का कोई महत्व नहीं है। आर्टिकल 37 कह रहा है कि जब राज्य किसी नीति का निर्माण कर रहा है, पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, तो यह राज्य का कर्तव्य होगा, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डीपीएसपी को ध्यान में रखे और उस ध्यान में रखकर डीपीएसपी के अनुसार किसी नीति का निर्माण करे। ठीक है, तो आर्टिकल 36 कह रहा है कि राज्य की क्या परिभाषा होगी, यहाँ कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। और आर्टिकल 37 कह रहा है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है। लेकिन जब राज्य किसी नीति का निर्माण करेगा तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि नीति निर्माण के समय वो डीपीएसपी को आधार बनाए और डीपीएसपी के आधार पर ही किसी नीति का निर्माण करे। तो ये हमने दो आर्टिकल समझे। ठीक है,
देखिए आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें आपको थोड़ा सा क्या होता है कि याद रखना पड़ता है कि उनमें क्या लिखा गया है, उसको याद रख लीजिए। देखिए अब है कि ये तो हमने 36 और 37 समझा, 38 से लेकर 51 तक के डीपीएसपी को क्या किया गया है कि उन्हें कुछ भागों में बांट लिया गया है, जिससे क्या हो कि वो आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से याद रहे। जो हमारी परंपरागत किताबें हैं वहाँ डीपीएसपी को 3 भागों में बांटा गया है। यद्यपि कि जो हमारा संविधान है वहाँ डीपीएसपी का ऐसा वर्गीकरण नहीं मिलता है, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं मिलता है, लेकिन जो संविधान विशेषज्ञ हैं या जो अच्छी किताबें लिखते हैं और जो संविधान की जानकारी रखते हैं, उन्होंने क्या किया है कि डीपीएसपी को 3 भागों में बांट लिया है। कुछ वो कह रहे हैं कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो समाजवादी प्रकृति के हैं, कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो कि गांधीवादी प्रकृति के हैं, और कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो कि उदारवादी प्रकृति के हैं। तो डीपीएसपी को क्या किया गया है, 3 भागों में बांट लिया गया है, इनका वर्गीकरण कर दिया गया है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, डीपीएसपी का वर्गीकरण कर दिया गया है। एक समाजवादी डीपीएसपी, समाजवादी सोशलिस्ट डीपीएसपी, फिर है गांधीवादी डीपीएसपी, और फिर है उदारवादी डीपीएसपी, लिबरल। देखिए इस प्रकार का वर्गीकरण भारतीय संविधान में नहीं है, जो हमारा संविधान है, लेकिन जो संविधान पे जो किताबें लिखी गई हैं उनमें इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। और किताबों में जो वर्गीकरण किया गया है, यूपीएससी ने ऐसा पूछा भी है प्रीलिम्स में कि समाजवादी डीपीएसपी कौन कौन से हैं, गांधीवादी कौन कौन से, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। तो हम जब क्वेश्चन आ चुका है तो उसी संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। और इस वर्गीकरण से ये हो जाता है कि जो डीपीएसपी बहुत अधिक है, 38 से लेकर 51 तक, उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले समाजवादी समझेंगे कि जो 36 से 51 तक जो डीपीएसपी दिए गए हैं उनमें कौन कौन से ऐसे निर्देशक तथ्य हैं जो समाजवादी प्रकृति के हैं। फिर हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे निर्देशक तथ्य हैं जो गांधीवादी प्रकृति के हैं, और फिर देखेंगे कौन कौन से ऐसे निर्देशक तथ्य हैं जो कि उदारवादी प्रकृति के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से निर्देशक तथ्य हैं जो समाजवादी प्रकृति के हैं। सोशलिस्ट डीपीएसपी मतलब कि इनकी प्रकृति कैसी है, समाजवादी है। तो आर्टिकल 38, फिर है आर्टिकल 39A, V, C, D, E, F, 39A, ठीक है, फिर है 41, 42, 43, 43A और 47। तो ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं, आर्टिकल का अर्थ है ऐसे डीपीएसपी हैं जो अपनी प्रकृति में कैसे हैं, समाजवादी हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे समाजवादी हैं, इन आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा गया है, उन पर चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल जो 38 है उसमें लिखा गया है कि राज्य क्या करेगा, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा, साथ ही आय, अवसर और प्रतिष्ठा की असमानता को कम करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 38 में लिखा है। अब आर्टिकल 39 क्या कह रहा है, आर्टिकल 39 कह रहा है कि जीविका के साधन। आर्टिकल 39 का भी क्या कह रहा है कि समान वितरण। ठीक है, 39 क्या कह रहा है, 39 का ए, 39 का बी और 39 का सी क्या कह रहा है। ये 39 का देखिए, ये है आर्टिकल 39, उसका ए है, इसका बी है। अब इसमें कहा गया है कि जैसे हमने कल बात की थी कि धन का संकेंद्रण राज्य नहीं होने देगा, धन का संकेंद्रण नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। और 39E में क्या लिखा है, 39 का ई, इसमें लिखा गया है कि जो कर्मकारों के स्वास्थ्य के संदर्भ में राज्य कार्य करेगा। ठीक है, और एफ क्या कह रहा है कि बालकों का स्वास्थ्य। और 39 से क्या कह रहा है कि समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, 41 क्या कह रहा है कि कार का अधिकार होगा, कार करने का, कार नहीं मिल रहा है तो सरकार कुछ बेगारी देगी लोगों को, बुढ़ापे में, विकलांगता में सरकार क्या करेगी, सामाजिक सहायता उपलब्ध कराएगी, ठीक है, सामाजिक सहायता उपलब्ध कराएगी। फिर है कि काम की न्याय संगत
एवं मानवोचित दशाएं उपलब्ध राज कराएगा। ठीक है, फिर 43 में क्या लिखा है कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। इसमें क्या लिखा है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और यह 47 आर्टिकल 47 पोषाहार का उच्च स्तर। ठीक है, तो ये जो डीपीएसपी में जो कि 36 से 51 तक हैं, उनमें ये कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो कि अपनी प्रकृति में कैसे हैं, समाजवादी हैं। तो देखिए, कल का जो हमारा लेक्चर था, हमने उसमें समझा था कि उदारवादी राज्य क्या होता है, क्या लिबरल स्टेट क्या होता है, कैपिटल स्टेट क्या होता है, पुलिस स्टेट क्या होता है, फिर हमने देखा था कि सोशलिस्ट स्टेट क्या होता है, फिर हमने वेलफेयर स्टेट देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि जो समाजवादी राज्य होते हैं वह क्या करते हैं, जो समाजवादी विचारधारा है, जो समाजवादी राज्य है, जो समाजवादी समाज है, वह क्या करते हैं, जो सोशलिस्ट अप्रोच रखते हैं, वह क्या करते हैं कि सभी संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और गरीबों के, श्रमिकों के, महिलाओं के, बच्चों के कल्याण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, लेकिन पुलिस स्टेट में क्या करता है, राज्य केवल कानून व्यवस्था बना के रखता है, शिक्षा स्वास्थ्य का प्रबंध राज्य नहीं करता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जब डीपीएसपी को बनाया, जब डीपीएसपी का निर्माण किया, तो उसमें कुछ ऐसे डीपीएसपी रखे जो कि अपनी प्रकृति में समाजवादी है। अब समझते हैं कि ये डीपीएसपी समाजवादी कैसे है। देखिए, जैसे कि आर्टिकल 38 क्या कह रहा है कि राज्य क्या करेगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। हम इसको समझ चुके हैं, हमने मूल अधिकारों की बात की थी जब डीपीएसपी का पहला लेक्चर लिया था, तो हमने इसको समझा था कि इसका क्या आशय होता है। तो आर्टिकल 38 कह रहा है कि राज्य क्या करेगा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा और आय, अवसर और प्रतिष्ठा की जो असमानता है उसको कम करेगा। अब आय की असमानता का क्या आशय है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अकूत संपत्ति कमा रहा है और एक व्यक्ति है कि वह 1 रुपये भी, 2 रुपये भी, 4 रुपये भी, 10 रुपये, 100 रुपये ही रोज नहीं कमा पा रहा है। तो जो इस प्रकार की असमानता है समाज में, राज्य उसको कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, आय और अवसर की असमानता का क्या आशा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास कोई अवसर नहीं है, जैसे विकलांग लोगों के पास पढ़ने के लिए भी विशेष सुविधाएं नहीं होती हैं, वो चल के नहीं जा सकते हैं। उनके लिए जो मान लीजिए जो कोई अंधा व्यक्ति है, जिसको जो ब्लाइंड है, जिसकी आंखें नहीं है, अब बताइए कि हम लोग तो जाके स्कूल में पढ़ लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अवसर की जो उपलब्धता होती है वो कम होती है। महिलाओं को अवसर की उपलब्धता कम होती है, विकलांगों को अवसर की उपलब्धता कम होती है। तो जो अवसर का गैप बना हुआ है, जो अपॉर्चुनिटी, तो राज्य क्या करेगा कि सभी लोगों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा, और समान अवसर उपलब्ध कराएगा, साथ ही समान लोगों के लिए समान कराएगा और असमान लोगों के लिए असमान कराएगा। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कुछ घोड़े हैं और उनकी रेस होनी है, तो क्या सभी घोड़े एक ही रेस में दौड़ाए जा सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सभी घोड़े एक ही रेस में दौड़ाए जा सकते हैं। कुछ घोड़े तंदुरुस्त हैं, कुछ घोड़े कमज़ोर हैं, कुछ घोड़े बूढ़े हैं, कुछ घोड़े कैसे हैं, कुछ घोड़े विकलांग हैं, कुछ घोड़े ऐसे हैं कि जो जिन्हें बुखार आ रहा है, कुछ भी स्थिति हो सकती है। तो सभी घोड़ों को एक रेस में नहीं दौड़ाया जा सकता है। कहते हैं कि जो समान घोड़े हैं, मतलब कि जो तंदुरुस्त हैं, उनकी रेस अलग होनी चाहिए, जो बूढ़े घोड़े हैं उनकी रेस अलग होनी चाहिए, और जो छोटे हैं उनकी रेस अलग होनी चाहिए, और जो विकलांग हैं घोड़े उनकी रेस अलग होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि एक तंदुरुस्त घोड़े के साथ एक विकलांग घोड़े को दौड़ा दिया जाए, तो क्या लगता है आपको कि यह जो अवसर अगर प्रदान किया जाए तो क्या सही अवसर है? ऐसा नहीं है, यह सही अवसर नहीं होगा। अगर सभी घोड़ों को एक रेस में दौड़ा दिया जाएगा तो जो तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं, और जिन्हें पहले से, जिनके पास पैसा है, सभी चीज़ें, वो आगे निकल जाएंगे। तो क्या करना है, अवसर की जो असमानता है उसको कम करना है और अवसर की समानता लाना है, कि समानों के साथ समान व्यवहार करना है। मान लीजिए तंदुरुस्त घोड़े हैं, उन्हें एक रेस में दौड़ाइए, और असमानों के साथ असमान व्यवहार करना है, अर्थात जो विकलांग है या बूढ़े घोड़े हैं उनकी रेस अलग होनी चाहिए। तो यही अवधारणा हमने अपने कल्याणकारी राज्य में अपनाई है। ठीक है, कि हम विकलांगों को आरक्षण दे देते हैं, महिलाओं को आरक्षण दे देते हैं, बूढ़ों को पेंशन योजना दे देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हमने की हैं ताकि क्या हो गया, अवसर की जो असमानता है वो कम हो सके। ठीक है, अब देखिए, ये हुई कि आय की असमानता कम करी, अवसर की असमानता कम करना है। प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा। अभी एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा था कि कोई व्यक्ति आईपीएस हो गया है, लेकिन आईपीएस होने के बाद भी उसे जब अपनी बारात निकालनी पड़ी घोड़े पर बैठकर, तो उसे पुलिस सुरक्षा मांगनी पड़ी, क्योंकि उस गांव में क्या होता है कि जो सवर्ण वर्ग है वह दलित वर्ग को घोड़ी पर बैठ के नहीं निकलने देता है। उस व्यक्ति ने आईपीएस तो पास कर लिया, लेकिन जो सामाजिक बंधन है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, वह दलित वर्गों को अभी भी प्राप्त नहीं हुई है। एक आईपीएस को सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा घेरे में अपनी बारात निकालनी पड़ रही है घोड़े पर बैठकर। तो बताइए जो आम जो दलित वर्ग है उसकी क्या स्थिति होगी आज भी। तो सरकार को क्या करना है, नीति निदेशक तत्व कह रहे हैं कि राज्य क्या करे कि जो इस प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो असमानता बनी हुई है, उसको भी
कम करने का प्रयास करे और समानता लाने का प्रयास करे। तो आर्टिकल 38 क्या कह रहा है, राज्य क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा, साथ ही आय, अवसर और प्रतिष्ठा की जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, उसको कम करके आय, अवसर और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में समानता लाने का प्रयास करेगा। तो देखिए ये समाजवादी है, क्योंकि ये अनुच्छेद क्या कर रहा है कि समाज के जो वंचित हैं, दलित हैं, उन वर्गों को उत्थान करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 39 क्या कह रहा है, का ए कह रहा है कि जीविका के साधन, मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए जीविका के साधन समान होने चाहिए। कोई व्यक्ति जो भी कार्य करना चाहता है उसके लिए अवसर उपलब्ध होने चाहिए। फिर है कि समान वितरण, इसका क्या अर्थ है समान वितरण का, समान वितरण, जैसा कि हमने जब मूल अधिकार पढ़ा था और मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच संबंध पढ़े थे, तो हमने कहा था कि देश के जो भौतिक संसाधन है, जो फिजिकल रिसोर्स हैं, राज्य क्या करे कि उनका समान वितरण करे। जब वितरण हो तो वो समान रूप से, ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ले। तो इसी संदर्भ में विवाद उत्पन्न हुआ था। तो राज्य का कार्य क्या है कि जो देश के संसाधन हैं वह समान उनका वितरण किया जाए। ठीक है, वितरण करने के संदर्भ में ये ना देखा जाए कि इस जाति को ज़्यादा देना है, इस धर्म को ज़्यादा देना है, इस लिंग के आधार पर ज़्यादा देना है। तो वितरण जो हो वो समान रूप से हो। फिर है कि धन का संकेतन, डीपीएसपी कह रहा है कि राज्य क्या करेगा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ को रोकेगा। ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के पास सारी संपत्ति आ जाए, बाकी सारे लोग उसके अधीन कार्य करने लगे, तो ये भी राज्य रोकेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। आप देखिए कि आपके आसपास जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वहाँ महिलाओं को कम वेतन मिलता है और पुरुषों को अधिक मिलता है। ये तो निम्न स्तर की बात हुई। जब हम उच्च स्तर की बात करते हैं, फिल्म और सिनेमा क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो हीरो होता है, मेल जो एक्टर होता है, उसको ज़्यादा भुगतान किया जाता है, जबकि जो एक्ट्रेस होती हैं उनको कम भुगतान किया जाता है। तो नीति निदेशक तत्व क्या कह रहे हैं कि राज्य जब नीति का निर्माण करे तो वह यह ध्यान रखे कि एक कार्य के लिए, एक समान कार्य के लिए समान वेतन हो स्त्री और पुरुषों के लिए, वेतन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य, जो श्रमिक वर्ग हैं उनके स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, बालकों के स्वास्थ्य की देखभाल करेगा, समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। देखिए न्यायालय है, पुलिस है, वकील है, जज है, हर व्यवस्था है, लेकिन जो गांव का व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, अगर उसका कोई मकान छीन लेता है, उसकी कोई ज़मीन हड़प लेता है, तो वो कोर्ट जाने में उसके पास पैसे नहीं होते हैं। न्यायिक व्यवस्था तो हमने स्थापित कर दी। ठीक है, हमने कह दिया कि विधि की समानता सबके लिए होगी, जैसा कि अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि की समानता होगी, लेकिन विधि सबके लिए है, न्यायालय सबके लिए है, पुलिस व्यवस्था सबके लिए है। लेकिन गांव का एक व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है, अगर कोई उसके घर पे कब्जा कर लेता है, अगर कोई उसे मार देता है, आके उसकी घर को हत्या लेता है, उसके प्रॉपर्टी को हत्या लेता है, तो उस व्यक्ति के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो वकील कर सके, न्यायालय जा सके। तो वो इसको मान लेता है कि चलो यही हमारा भाग्य था और जो हुआ वो ईश्वर की कृपा से हुआ। तो नीति निदेशक तत्व क्या कह रहे हैं, नीति निदेशक तत्व राज्य को आदेश दे रहे हैं कि आप ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें ताकि समान और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराए। किस वर्ग को, जो गरीब वर्ग है, ताकि वो क्या करे, अगर उसके साथ अन्याय होता है तो वो न्याय के लिए आगे आ सके। और सरकार ऐसा कर रही है। नालसा सरकार ने स्थापित किया है पूरा, जो आपने देखा होगा, आपकी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। और यहाँ से यूपीएससी ने सवाल पूछा भी है, तो हम इसको आगे समझेंगे। फिर है कि कार्य, व्यक्ति को कार्य करने का भी अवसर राज्य उपलब्ध कराए। अगर कार्य नहीं मिल रहा है तो उसको कुछ रोजगार भत्ता उपलब्ध कराए। बुढ़ापा है, विधवा स्त्रियां हैं, किसी विशेष असामान्य परिस्थिति में राज्य क्या करे, सामाजिक सहायता उपलब्ध कराए, सोशल सिक्योरिटी दे, काम की न्यायसंगत मानवोचित दशाएं उपलब्ध हों। पहले क्या होता था कि जमींदार जैसे चाहते थे वैसे काम कराते थे लोगों से, कोई पूछने वाला नहीं था। कोड़े मार रहे हैं, ठीक है, 10-10 दिन तक काम करा रहे हैं, खाना नहीं हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की जो पहले काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं नहीं थी। तो डीपीएसपी कह रहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि अगर कहीं कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके लिए कार्य की जो दशा हो, जो स्थिति हो, वो कैसी हो, मानवोचित हो, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो, आराम का भी उसमें बीच में समय हो, लंच करने का समय हो उसका, तो हर चीज़ की व्यवस्था होना चाहिए। डीपीएसपी राज्य को निर्देश दे रहा है। फिर कर्मगारों की निर्वाह मजदूरी, देखिए पहले ऐसे होता था कि सामंतशाही राजशाही होती थी, तो व्यक्ति से कार्य करा लिया गया है, जैसे कि हमने मूल अधिकार में पढ़ा था, बेकारी, कार्य करा लिया गया है, उसे पैसे नहीं दिए जाते थे, पैसे दिए भी जाते तो इतने दिए जाते थे कि वो आज शाम का खा पाए और कल सुबह के लिए फिर काम पर आ जाए। तो ये स्थिति थी। तो क्या कहा गया, डीपीएसपी कह रहे हैं कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे कि जो मजदूर कार्य कर रहा है वह उसे मजदूरी के अनुसार वेतन दिया जाए, इतनी मजदूरी तो दिया जाए ताकि वह अपना जीवन और गरिमापूर्ण जीवन चला सके। समझ रहे हैं आप। फिर है कि उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी डीपीएसपी में रखा गया है।
मान लीजिए कोई उद्योग है और वहाँ पर उद्योग का मालिक है, वही पूरी नियम कानून बना रहा है, तो कोई भी मालिक अपने अनुसार ही नियम कानून बनाएगा, उसे श्रमिकों से क्या लेना देना, क्योंकि निजी व्यक्ति तो अधिक से अधिक लाभ चाहता है। अगर उस उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगी और कोई नियम कानून बनेगा तो फिर उसमें श्रमिकों के अनुसार भी नियम कानून बनेगा। तो ये डीपीएसपी क्या कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी हो। इससे क्या होगा, श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है उस एक्सप्लॉयटेशन, उस शोषण को रोका जाए और कैसी व्यवस्था स्थापित की जाए, एक न्याय संगत व्यवस्था स्थापित की जाए। फिर है पोषाहार का उच्च स्तर। डीपीएसपी कह रहा है कि राज्य क्या करे कि पोषाहार के लिए व्यवस्था उपलब्ध करे, तो राज्य कर रहा है। आपने देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पर पोषण युक्त खाना दिया जाता है, पीडीएस सिस्टम में भी हमें भोजन उपलब्ध कराया जाता है, घी दिया जा रहा है, दालें दी जा रही हैं। तो राज्य क्या कर रहा है, इस सब के लिए कार्य कर रहा है। तो ये जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी अपनी प्रकृति में कैसे हैं, समाजवादी हैं अपनी प्रकृति में, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं कि कल्याण की बात कर रहे हैं और खासतौर से समाज के दबे कुचले वर्ग की बात कर रहे हैं। देखिए श्रमिक दबा कुचला वर्ग है, यहाँ बच्चे महिलाओं के पोषण की बात की रही, काम की न्याय संगत, बेगारी, बुढ़ापा, समाज। तो मतलब ये जो आर्टिकल है वो किस वर्ग की बात कर रहे हैं, यह कर रहे हैं समाज के जो वल्नरेबल सोसाइटी है, समाज की जो संवेदनशील वर्ग है समाज का, उस वर्ग की बात कर रहे हैं और उसके उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह आर्टिकल या डीपीएसपी कैसे हैं अपने आप में, समाजवादी प्रकृति के हैं। ठीक, तो हमने समझा कि ये डीपीएसपी कैसे हैं, समाजवादी हैं। ठीक, अब क्या होता है कि देखिए जब प्रारंभिक परीक्षा होती है ना, तो प्रारंभिक परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है आपसे, सीधा सीधा सवाल। वो आपको 4 डीपीएसपी दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन कौन से डीपीएसपी समाजवादी हैं। तो एक तो है कि आप रट लें और दूसरा है कि उस डीपीएसपी की प्रकृति समझ लें। जैसे कि हमने अभी बात की, तो हमने क्या बात की जब समाजवादी डीपीएसपी पढ़ाए, कि ऐसे डीपीएसपी जो कहीं ना कहीं समाज के कमजोर वर्ग की बात कर रहे हैं, ऐसे डीपीएसपी जो श्रमिकों की बात कर रहे हैं, ऐसे डीपीएसपी जो बच्चों की बात कर रहे हैं, ऐसे डीपीएसपी जो कि कल्याण की भावना से ओतप्रोत है, तो वह डीपीएसपी कौन से हैं, समाजवादी डीपीएसपी है। अगर आपने इस वैल्यू को समझ लिया, इस अवधारणा को समझ लिया, तो फिर आपको इनको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब वहाँ जाएगा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की राज्य स्थापना करेगा, एडीपीएसपी कहेंगे कि समाजवादी है, गांधीवादी, उदारवादी। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय कल्याण की बात कर रहे हैं, तो ये समाजवादी हो गया। तो समाजवाद की अगर आपने अवधारणा को समझ लिया, समाजवाद की अवधारणा को समझ लिया कि समाजवाद की अवधारणा क्या है, तो आप डीपीएसपी को आसानी से पहचान लेंगे कि ये डीपीएसपी कैसा है, आपका समाजवादी डीपीएसपी है। और प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब बताइए आप कैसे रटेंगे इनको बैठ के, इतने सारे आर्टिकल्स को कि ये इसमें आते हैं, इसमें आते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि अवधारणा को समझो, अवधारणा को समझ लेंगे आपकी ये समाजवादी अवधारणा है, तो उसमें इन्फॉर्मेशन डाल लीजिए, फिर आपको याद हो जाएगी वो चीज़। तो मैंने वही समझाया कि जहाँ पिछड़े जो दलित वर्गों की बात आ रही हो, दबे कुचले वंचित वर्गों की बात आ रही हो, संवेदनशील वर्गों की बात आ रही हो, कल्याण की भावना जिस आर्टिकल में दिख रही हो, तो वो डीपीएसपी आप समाजवादी में रख दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि गांधीवादी डीपीएसपी, गांधीवादी डीपीएसपी, गांधीयन। अब देखिए एक तो ये है कि आप गांधीवादी डीपीएसपी के कौन कौन से डीपीएसपी गांधीवादी डीपीएसपी कहलाते हैं उनको रट लें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा डीपीएसपी गांधीवादी है। तो एक तो ये है कि आप उसको रट लें कि ये आते हैं। एक ये है कि आप पहले गांधी की अवधारणा समझ लें कि गांधी क्या कहते थे, और उसके आधार पर अगर डीपीएसपी आता है तो आप उसको क्लासीफाई कर लें कि ये गांधी में। तो गांधी जी क्या कहते थे, गांधी कहते थे कि भारत गाँव का देश है, अगर भारत का विकास करना है तो गाँव का विकास करो, गाँव में छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करो, है ना, छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना करो। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हरिजन की बात करते थे, हरिजन उत्थान की बात करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन उनका पूरा इसी पर केंद्रित था, सकारात्मक कार्यों पे, हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन वर्ग का उत्थान, उसके लिए बहुत व्यापक कार्य किया उन्होंने। फिर वो ये भी कहते थे कि मांस मदिरा छोड़ दो, इसका खाने कोई लॉजिक नहीं है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसमें यही सब बातें कही। अगर आपने गांधी की अवधारणा को समझ लिया तो फिर आपको ये रटने की आवश्यकता नहीं है कि ये डीपीएसपी गांधीवादी डीपीएसपी है। ठीक है, तो गांधी की अवधारणा यही है। तो उसके आधार पर देख लेते हैं कौन कौन सी डीपीएसपी गांधीवादी है। जैसे आर्टिकल 40 ये कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा राज्य। ठीक है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। फिर है 42 आर्टिकल 42 क्या कह रहा है, कुटीर उद्योगों की स्थापना, कुटीर उद्योगों की स्थापना, कुटीर उद्योगों की स्थापना। फिर है आर्टिकल 43 बी, ये कह रहा है सहकारी समितियों की स्थापना, सहकारी समितियों की स्थापना। ठीक, फिर है आर्टिकल 46 एससी और एसटी के उत्थान की बात। फिर है आर्टिकल 47 क्या कह रहा है कि मदिरा
निषेध। फिर है अनुच्छेद 48, गाय, बछड़े आदि दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। तो ये डीपीएसपी है कुछ जो कि गांधीवादी है अपनी प्रकृति में। तो एक तो ये है कि आप डीपीएसपी रटिए कौन कौन से गांधीवादी हैं, और एक अप्रोच ये है कि आप गांधीवादी अवधारणा को समझ लें, गांधीवादी अप्रोच को, कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो आप डीपीएसपी में से क्लासीफाई कर लें कि ये डीपीएसपी क्लासीफाई है, ठीक है, कि ये गांधीवादी है। देखिए जैसे मैंने पहले बताया, गांधी क्या कहते हैं, गांधी ने कहा कि अगर भारत का विकास करना है पहले गांव का विकास करो, क्योंकि भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि भारत की 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो अब अगर मान लो कहीं पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत गठन जो है कि वो समाजवादी डीपीएसपी है, गांधीवादी उदारवादी, तो निश्चित रूप से गांधीवादी होगी। गांधी ने गाँव के विकास पर विशेष बल दिया है, और भारत सरकार ने कार्य किया भी है ग्राम पंचायतों की स्थापना 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से। कुटीर उद्योगों की स्थापना। अगर आपको गाँव का विकास करना है तो क्या करना है, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगाने हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत के आर्थिक विकास के लिए हमें बड़े उद्योग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें छोटे छोटे उद्योग लगाने की आवश्यकता है, कुटीर उद्योग, ठीक है, एमएसएमई की स्थापना करने की आवश्यकता है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि हमें क्या करना है, बड़े उद्योगों के द्वारा भारत का विकास करना है। इस पर लेकर गांधी और नेहरू की क्या थी, टकराव था गांधी जी और नेहरू जी को, कि गांधी जी कहते थे कि छोटे उद्योगों की स्थापना करो, नेहरू जी कहते थे कि बड़े उद्योगों की स्थापना करो। देखिए भारत का विकास वैसा ही हुआ बड़े उद्योगों की ओर से, लेकिन जब तक कि हम गाँव को हम कारखाना नहीं बनाएंगे तब तक विकास नहीं होगा, गांधी जी कहते थे। तो एक ये है कि कुटीर उद्योगों की स्थापना करो। सहकारी समितियाँ कुटीर उद्योगों से ही निकलती हैं, जैसे अमूल जो है कि दुग्ध सहकारी समिति है एक, ठीक है। तो क्या है, इसमें छोटे छोटे लोग हैं, अपना दूध ला के देते हैं और व्यापक स्तर पर उसको बेचा जाता है। फिर है कि SC/ST, गांधी जी ने पूरा इस पर बल दिया है, मदरा निषेध, गाय बछड़े दुधारू पर। तो क्या करना है, एक तो यह है कि आप इनको रटें कि ये गांधीवादी डीपीएसपी है, और एक अप्रोच ये है कि आप गांधीवादी को समझ लें तो उस डीपीएसपी को क्लासीफाई कर लें। तो मैंने तो दोनों बता दिया है आपको, लेकिन पहले क्या करना है, गांधीवादी अवधारणा को समझना है, और उसके बाद उस डीपीएसपी को आराम से आप क्लासीफाई कर लेंगे कि ये गांधीवादी है, ठीक है। तो ये गांधीवादी हुए। अब बात करते हैं उदारवादी डीपीएसपी। लिबरल। अब देखिए लिबरल कल भी मैंने बात की थी, जब हमने कल का लेक्चर लिया था कि पूंजीवादी राज्य, उदारवादी राज्य, सोशलिस्ट राज्य। तो वो अवधारणा, अगर आप अवधारणा समझना है तो कल का लेक्चर देख सकते हैं, उसमें बहुत अवधारणा के स्तर पर बात की गई थी। तो देखिए उदारवादी जैसे कि आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ठीक, इसको बनाया जाए समान नागरिक संहिता को। फिर है 45 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाए, ठीक है। फिर है कि अनुच्छेद आपका 48 पर्यावरण संरक्षण किया जाए, पर्यावरण संरक्षण 48A, ठीक है। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करे, स्मारकों का संरक्षण, ठीक। फिर है 50 और 51। 50 में क्या है कि कार्यपालिका का न्याय पालिका से पृथक्करण। इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना। तो ये ऐसे डीपीएसपी हैं जो अपनी प्रकृति में कैसे हैं, लिबरल हैं, उदारवादी हैं। तो उदारवादी का मतलब क्या होता है कि ऐसे विचारधारा जो कि आधुनिक हो। आधुनिक का आशय क्या है कि जिसमें मॉडर्निटी की भावना हो। मॉडर्निटी का मतलब है कि जो परंपरागत चीज़ों को छोड़कर कुछ नए विचार समाज में ला रहे हो, प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का आशय क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ये भारत में इसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, और वर्तमान जो सरकार है वो इसको लागू करने की बात कर रही है। तो देखिए 2 प्रकार के मामले होते हैं, एक तो फौजदारी होता है और एक दीवानी होता है। एक सिविल मामला होता है और आपका फौजदारी होता है, क्रिमिनल होता है। तो फौजदारी मामलों में लगभग समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है, क्योंकि देखिए
कि आईपीसी है जो सीआरपीसी है, अगर कोई व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर वो किसी व्यक्ति का मर्डर करता है तो वो आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत ही उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन भारत में अभी भी क्या है कि जो आपके दीवानी मामले हैं, जो सिविल मामले हैं, जैसे कि विवाह है, संपत्ति है, तलाक का मामला है, इन मामलों में कोई एक ऐसा कानून नहीं है सब पे लागू होता है, क्योंकि मुसलमानों को तलाक देने का अपना तरीका है, ईसाइयों का अपना तरीका है, और विवाह का सबका अपना अपना तरीका है। तो अभी समान नागरिक संहिता जो है फौजदारी मामलों में तो है, लेकिन दीवानी मामलों में नहीं। इसके लिए सरकार कार्य कर रही है और इसको हम अलग टॉपिक पे समझेंगे। तो ये सभी को एक समान बनाना एक आधुनिक विचारधारा है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे लागू किया गया है। पर्यावरण संरक्षण एक आधुनिक विचार है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, प्राचीन परंपरा को बचाना है हमें, ठीक है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, जो मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, जब हमने संघीय शासन व्यवस्था की बात की थी, सेपरेशन ऑफ पावर। तो होना चाहिए कार्यपालिका न्यायपालिका, क्योंकि अगर दोनों का आपस में संबंध हो जाएगा तो फिर ये लोग काम नहीं कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना एक आधुनिक अवधारणा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्तरी कूटनिरपेक्षता की हमने बात की थी। तो देखिए, एक तो है कि आप आर्टिकल रटें कि ये आर्टिकल उदारवादी है, ये आर्टिकल समाजवादी है, ये आर्टिकल गांधीवादी है। एक है कि आप अवधारणा समझें कि समाजवादी क्या है, उदारवादी क्या है, गांधीवादी क्या है, उसके अनुसार आर्टिकल को फिट कर लें। तो मैंने तो दोनों हिसाब से आपको पढ़ाया है और आप इसको समझिए, पढ़ लीजिए, इसको कोई बड़ा इशू नहीं है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव चैप्टर होता है डीपीएसपी का, और आपको याद रखना भी जरूरी है इन चीज़ों को, क्योंकि यूपीएससी में प्राथमिक परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से आते हैं, ठीक है। ये सवाल पूछा ही जाता है, यूपीएससी खूब पूछता है, पीसीएस खूब पूछता है। कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भावना किस अनुच्छेद में है। तो आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं इन चीज़ों को, और आपको रखना पड़ेगा। और देखिए, याद रखना और समझना दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया, एक अवधारणा का विकास कर लिया, तो उसमें इन्फॉर्मेशन तो आपको डालनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग अक्सर ये बात करते हैं कि भाई हमने समझ लिया है, हमसे याद नहीं होता है, हमें समझ चीज़ें जल्दी आ जाती हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। आपको अगर यूपीएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको चीज़ें याद रखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि प्रारंभ परीक्षा जब आप हल करते हैं तो वहाँ बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। उसमें समझने जैसा क्या होता है, आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। जब आप मेंस परीक्षा लिख रहे हैं तो उसमें भी क्या है, आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे। तो याद तो करना है, लेकिन याद करने के तरीके को बदलना है। ऐसे नहीं करना है कि बैठ के लगातार रट रहे हैं, तो अगर कभी भी एक पॉइंट मिस होगा तो आप वहाँ से गड़बड़ा जाएंगे लिखने में, या आपका प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हल करने में। तो पहले क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट का विकास करना है कि समाजवादी ये है, उदारवादी ये है, गांधीवादी विचारधारा ये है। फिर उसमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन डाल देना है, तो उससे चीज़ें याद करने में आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप याद नहीं करिए, याद तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन याद करने के तरीके को थोड़ा सा बदल सकते हैं हम। उसमें क्या कर सकते हैं कि पहले समाजवाद समझ लोगे, समाजवाद क्या है, फिर ये देख लोगे कौन कौन से डीपीएसपी ऐसे हैं जो समाजवादी प्रकृति के हैं, तो याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार से डीपीएसपी का वर्गीकरण किया, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो चूंकि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं बीच में रोक के, लेकिन हर किताब में लिखा होता है। मेरा मूल मकसद है आपको समझाना चीज़ों को, और कैसे आप याद रखें इस पर बल देना, ठीक है। तो हमने ये वर्गीकरण देख लिया डीपीएसपी का। अब हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है कि क्या फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है। एफआर का मतलब फंडामेंटल, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि हाँ, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन उसी सीमा तक किया जा सकता है जहां पर आधारभूत ढांचे का उल्लंघन ना हो। मान लीजिए डीपीएसपी में आप संशोधन करके कुछ हटाना चाहते हैं, मतलब कौन संसद हटाना चाहती है, कुछ नया डीपीएसपी जोड़ना चाहती है, तो संसद जब संशोधन करेगी संविधान में या डीपीएसपी में, तो वह यह ध्यान रखेगी कि उस डीपीएसपी को नहीं हटा सकते हैं जो कि आधारभूत ढांचे को छूता हो। और आधारभूत ढांचा क्या है, ये हम कल के लेक्चर में बात कर चुके हैं। इसी प्रकार जब आप फंडामेंटल राइट में बदलाव कर रहे हैं, संसद चाहती है कि फंडामेंटल राइट को कुछ चेंज करना है, कुछ हटाना है, उसमें कुछ नया जोड़ना है, तो संसद ऐसा कर सकती है। लेकिन सब संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर रही है तो उसे यह ध्यान रखना है कि उस फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जाएगा जो कि मूल अधिकार से संबंधित हो, मूल अधिकार को छूता हो, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उन डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को छोड़कर जो मूल अधिकारों से संबंधित हों। तो भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के संशोधन किए
और संशोधन करके डीपीएसपी का विकास किया है। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन हुआ आपका, ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार की हुआ। 4 डीपीएसपी जोड़े गए, 39, 39A, 43A, 48A, ठीक है। 39 में कहा गया है कि बालकों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल किए गए। 39A में क्या कहा कि निःशुल्क एवं निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी लोगों को। 43A में क्या कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगी। 48A में क्या कहा गया, 48A में कहा गया कि पर्यावरण के संरक्षण का राज्य कार्य करेगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन अनुच्छेदों को जोड़ा गया। अब मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि हर किताब में है और ये मैं पहले बता चुका हूँ। फिर 44वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन 1978, मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार, इन्होंने अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन किया। 38 क्या थी कि आय, अवसर और प्रतिष्ठा में जो असमानता है उसको कम करेगा, उस वाली भावना को शामिल किया गया। फिर है 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया, इसमें अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45 की भाषा में परिवर्तन किया गया। पहले लिखा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए राज्य प्रावधान करेगा। फिर इसमें कहा गया कि इसमें 6 से 14 लिखा था, इसमें 0 से 6 भी जोड़ दिया गया। एक तो है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रावधान तो राज्य कर रहा है शिक्षा का, लेकिन इसमें क्या किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा कि कहा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी राज्य क्या करेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रावधान करेगा। और 86वें संविधान संशोधन से क्या किया कि ये जो डीपीएसपी था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, उसके लिए अनुच्छेद 21A मूल अधिकार बना दिया गया। और अब सरकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से, ठीक है। फिर 97वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से चेंज किया गया। इसमें क्या किया गया, 43B जोड़ा गया और इसमें सहकारी समितियों को रख दिया गया, सहकारी समिति, ठीक। कहा गया कि राज्य सहकारी समितियों की स्थापना उनके उत्थान के लिए कार्य करेगा। तो जैसा कि बताया कि राज्य या संसद डीपीएसपी में संशोधन कर सकती है, लेकिन उन डीपीएसपी को नहीं कम कर सकती है, उनको नहीं हटा सकती जो मूल ढांचे को छूते हैं। तो इस प्रकार भारत की संसद ने 4 संविधान संशोधनों के माध्यम से डीपीएसपी में कुछ बदलाव किए और 42वें संविधान संशोधन से 4 अनुच्छेदों को जोड़ा गया। 44वें से 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया, 86वें से 45 की भाषा में परिवर्तन किया गया और 97वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, ठीक है। तो ये हमने ये वाले क्वेश्चन को देखा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मूल्यांकन देख लेते हैं। मूल्यांकन, एवोल्यूशन, कि क्या डीपीएसपी जब न्यायोचित नहीं है तो इनको फिर संविधान में रखने का क्या औचित्य था, संविधान में क्यों रखे गए, क्या सार्थकता थी, ये सब बिंदु उत्पन्न होते हैं जैसा हमने पढ़ाया। और आर्टिकल 37 क्या कह रहा है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात यह न्यायोचित नहीं है। तो फिर इनके मूल संविधान में रखने का उद्देश्य क्या था। देखिए, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उनका मानना था कि मूल अधिकार 2 प्रकार के होने चाहिए, एक तो ऐसे जो लागू किए जाए न्यायालय द्वारा और दूसरे जो न्यायालय द्वारा लागू ना किए जाए। तो जो दूसरे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाने थे वाले मूल अधिकार थे उन्हें डीपीएसपी बना दिया गया, क्योंकि डीपीएसपी आप देखिए कल्याण की भावना बहुत अधिक है, राज्य को बहुत अधिक कार्य करने की शक्ति दी गई है। अगर इन सबको मूल अधिकार बना दिया जाता तो आरंभ में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह इन सबको मूल अधिकार के रूप में लागू कर पाता। तो क्या कहा गया संविधान सभा द्वारा, जैसे जैसे राज्य की आर्थिक समृद्धि होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो राज्य क्या करेगा, धीरे धीरे इन अनुच्छेदों को लागू करेगा और इसके माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी और व्यक्ति की उन्नति होगी और सर्वसमावेशी विकास की स्थापना की जाएगी। तब फिर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि राज्य ने क्या इन अनुच्छेदों का क्रियान्वयन किया है, क्या राज्य ने इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो डीपीएसपी दिए गए हैं कि उनको लागू किया है। तो देखिए, जैसा कि अभी बताया मैंने कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा क्या किया गया, 45 में क्या लिखा था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या होगा, राज्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो इसके माध्यम से सरकार ने क्या किया, आर्टिकल जो 21 था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उस 21 में 21A जोड़ दिया और कहा कि शिक्षा पाना जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मूल अधिकार होगा, ठीक है, और राज्य उसके लिए प्रावधान करना ही पड़ेगा क्योंकि वो मूल अधिकार बन गया। तो इसको मूल अधिकार बना दिया गया
और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE आ गया आपका, ठीक है। तो सरकार इस प्रावधान कर रही है। देखिए ग्राम पंचायत 74वां संविधान संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है, और ग्राम पंचायतों को लागू किया गया। तो भारत सरकार क्या कर रही है कि जैसे जैसे भारत सरकार आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही है, उसके पास संसाधन आ रहे हैं, तो DPSP को वो लागू कर रही है। जैसे हमने पढ़ा था कि आर्टिकल में क्या आया था कि काम का अधिकार होगा, तो मनरेगा लागू किया गया है कि अगर उसमें कहा गया कि एक निश्चित अवधि में अगर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार उसको बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराएगी। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है। पारिश्रमिक अधिनियम बनाए गए कि इससे कम मजदूरी नहीं दे सकते आप। तो सरकार DPSP को लागू करने के लिए कार्य कर रही है। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है वो मुख्य परीक्षा में आ सकता है कि जब DPSP न्यायोचित नहीं है तो फिर उन्हें क्यों लागू किया गया, मूल्यांकन करिए। या फिर क्या सरकार DPSP को लागू करने में प्रतिबद्ध दिख रही है, किस स्तर तक दिख रही है। तो आप इन सारे बिंदुओं को लिख सकते हैं, कुछ उदाहरण देके लिख सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन है, 73वां है, 74वां है, मनरेगा है। इनके माध्यम से दिख रहा है कि भारत सरकार क्या है कि अपनी क्षमता के अनुसार DPSP को लागू कर रही है और इस दिशा में सरकार जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि DPSP को एक अवधारणा के स्तर पर समझा पहले लेक्चर में, अब दूसरे में हमने फैक्ट के स्तर पर समझा है। तो ये DPSP लगभग हमारे समाप्त हो चुके हैं। और कुछ बिंदु थे जो मैंने कहा था कि जब DPSP समाप्त होगी तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े थे। तो फंडामेंटल राइट्स में कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। जैसे 15, 16, 19, 29 और 30, यह 5 फंडामेंटल राइट्स, 5 मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं या विदेशियों को प्राप्त नहीं होंगे। इसके इन 5 के अतिरिक्त जो अन्य मूल अधिकार हैं वह भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मैं जब आपको मूल अधिकार पढ़ा रहा था, जब हम अनुच्छेद 16 की बात कर रहे थे, तो वहाँ क्या हुआ था कि मैंने आपसे ये कहा था कि EWS जो है वो 102वां संविधान संशोधन है, लेकिन वो 102वां नहीं है, वो 103वां संविधान संशोधन है। वहाँ जो आपने पढ़ा होगा और नोट्स बनाए होंगे तो उसको करेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं, बड़ा इशू नहीं है, पर गलतियों को सुधारना ही बड़ी बात होती है। तो प्रयास मेरा यही रहता है कि न्यूनतम गलतियाँ की जाएँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या है कि आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और तो ये हमने बात की कि मूल अधिकार और DPSP को हमने व्यापक स्तर पर और विस्तृत रूप से समझा पूरे तरीके से। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, उज्जवल भविष्य का निर्माण करिए। धन्यवाद।